नमस्कार सभी को। आज हम ओम के नियम के बारे में जानेंगे। ओम का नियम क्या होता है, इसी के अंदर हम प्रतिरोध और प्रतिरोध की निर्भरता के बारे में भी जानेंगे और प्रतिरोधकता के बारे में भी जानेंगे। बट पहले हम ओम के नियम के बारे में डिस्कशन करेंगे कि ओम का नियम एक्चुअली होता क्या है। तो आज सबसे पहले ओम के नियम से पढ़ने से पहले थोड़ा लास्ट लेक्चर के डिस्कशन करेंगे कि विद्युत धारा के बारे में हमने जो पढ़ा था उसमें हमने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है या मुक्त इलेक्ट्रॉन जो चलते हैं किस चालक के अंदर, तो हम बोलते हैं जिस चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होती है वो चालक उतनी अपनी चालकता को शो करता है। तो आज हमारा जो स्टार्टिंग का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा ओम का नियम। ओम का नियम, और अगर इंग्लिश में बात करें तो इसको बोलेंगे ओम्स लॉ। क्या बोलेंगे? ओम्स लॉ। तो ओम का नियम क्या है? अगर हम अपनी भाषा में बोलेंगे तो हम ऐसे बोलेंगे कि हमने बचपन से आ रहे हैं V इक्वल्स टू आई आर। तो मतलब इससे मतलब क्या हुआ है कि जो किसी भी चालक का विभवांतर है या विभव है वो उसके करंट पर डिपेंड करता है। और ये अगर प्रैक्टिकली और इमेजिन करें, सोचें कि अगर हम बोलते हैं कि एक छोटी बैटरी लगाएं, फिर एक बड़ी बैटरी लगाएं, फिर उसे एक बड़ी बैटरी और लगा दें, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर हमें एक बल्ब जलाना है, मतलब मान लो कि हम जो साइकिल के ऊपर टॉर्च लगाते हैं छोटे वाली, तो एक नीले वाली बैटरी आती है 1.5 वोल्ट की होती है अराउंड, तो वो लगाते हैं। हम घर के अंदर लगाते हैं तो बड़ी बैटरी लगाते हैं। और अगर हमें मान लो सोलर कनेक्शन लेता है तो हमसे बात करता है कि 1 किलोवाट की लेना है, 2 किलोवाट का लेना है, 3 किलोवाट का लेना है, तो हम कहते हैं भाई 2 किलोवाट का लगा दे। तो हम क्या करते हैं, 2 इन्वर्टर का यूज करते हैं, मतलब 2 बैटरियां लगाते हैं, क्योंकि स्टोरेज क्या होता है, ज्यादा होता है। तो उसी हिसाब से हम डिपेंड करता है कितनी वोल्टेज दे रहे हैं। हम बोलते हैं ना आज तो यार वोल्टेज घर में कम आ रही है, आज तो वोल्टेज ज्यादा आ रही है। तो वोल्टेज का कम ज्यादा क्या है, धारा पर डिपेंड करता है। धारा क्या है, जो हम यूज करते हैं। तो क्या बोलते हैं, किसी भी चालक की भौतिक अवस्थाएं ताप, क्षेत्रफल, लंबाई को स्थिर रखकर अब ये बात समझो, ताप, क्षेत्रफल, लंबाई को हमने क्या करना है, कांस्टेंट करना है, मतलब स्थिर करना है। अब स्थिर करना है तो इसका मतलब क्या हुआ, जो पोटेंशियल है वो किसके बराबर है, करंट के बराबर है। पोटेंशियल डिफरेंस जो है, विभवांतर है, वो किसके बराबर है, धारा के बराबर है, मतलब समानुपाती है, सॉरी। तो इसमें क्या लिखेंगे, विभवांतर धारा के समानुपाती होता है। अब देखो, अभी इसी लाइन के पीछे देखो, अगर इसमें लिखते तो हम क्या बोलते, जो विभवांतर है वो धारा के क्या है, समानुपाती है। जब भी समानुपाती का निशान हटाते हैं तो कोई ना कोई क्या लगाते हैं, स्थिरांक लगाते हैं। और ये हमने यहाँ पे स्थिरांक क्या लगा दिया, आर क्या लगा दिया, स्थिरांक लगा दिया। तो आर जो होता है वो क्या होता है, यहां लिखना चाहूंगा, आर जो होता है वो होता है प्रतिरोध। क्या होता है, प्रतिरोध। आई क्या होता है, आई होता है करंट, मतलब विद्युत धारा। ठीक है जी, वैसे धारा लिखते हैं एम्पियर, सॉरी। वी का क्या होता है, विभवांतर। ठीक है, अब इसके साथ साथ मैं आपको लिख देता हूं, प्रतिरोध को बोलते हैं रेजिस्टेंस, और इसको बोलते हैं करंट, और इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, DAWF। अच्छा, अभी प्रतिरोध आई और वी, ठीक है। अभी V इक्वल्स टू आई आर है। अभी इस पे क्या होता है, ये कोई बड़ा लॉजिकली बात नहीं है। अगर इसको देखेंगे तो हम क्या बोलते हैं, जब पोटेंशियल की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो धारा का मान बढ़ेगा, नॉर्मल सी बात है। बैटरी बड़ी लगाते हैं, जो वोल्टेज बढ़ती जाएगी तो धारा का मान क्या होगा, बढ़ता जाएगा। जितना लोड का मतलब क्या हो गया कि हम जैसे ट्यूबलाइट जला रहे हैं, 2 जला रहे हैं, 4 जला रहे हैं, 5 जला रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हम स्टेबलाइजर भी लगाते हैं एसी के पास, या हमारे घरों में जब लाइट की वोल्टेज कम होती है तो स्टेबलाइजर का यूज करते हैं हाई वोल्टेज के लिए, वो आगे आपको डिस्कस करेंगे।
तो V इक्वल टू आई आर का मतलब क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस आई करंट और आर क्या रेजिस्टेंस। ठीक है, अभी आपको न्यूमेरिकल दिया जाए, मान लो कोई न्यूमेरिकल दिया जाए कि जिसमें V की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2 वोल्ट दी हुई है, V की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2 वोल्ट दी हुई है, और करंट का मान कितना दिया हुआ है, 2 एंपियर दिया हुआ है, करंट का मान कितना दिया हुआ है, 2 एंपियर पूछा है, और प्रतिरोध का मान पूछा है, क्या बोला है, प्रतिरोध का मान ज्ञात करो। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सिंपल सा फंडा है, V इक्वल टू आई आर हमें पता है, V इक्वल टू आई आर हमें पता है, R निकालेंगे क्या आएगा, V अपॉन आई। तो V की वैल्यू कितनी है, 2 वोल्ट, और I की वैल्यू कितनी है, 2, तो 2 अपॉन 2 कितना आएगा, 1 ओम। क्या आएगा, 1 ओम। तो रेजिस्टेंस की जो यूनिट है वो क्या है, 1 ओम। वापिस बोलेंगे, नाम से पता लग रहा है, ओम क्या है, एक वैज्ञानिक थे, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना सरनेम जो है उस पे क्या दे दी, उसकी यूनिट दे दी। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है, मैं नीचे लिखना चाहूंगा, इसको इरेज करके ऐसे लिखेंगे, तो प्रतिरोध का मात्रक क्या है, ओम है। मतलब अगर ऐसे बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, V अपॉन आई इक्वल टू क्या आएगा, R। ठीक है, अगर दूसरे शब्दों में बोलना चाह रहे हो, तो इसके अलावा हम क्या बोल सकते हैं, V का वोल्ट हो गया और I का क्या हो गया, एम्पियर। तो इन दोनों का जो कॉम्बो है, इसको हटा के इसका कॉम्बो लिखेंगे, वो क्या लिखेंगे, ओम। क्या लिखेंगे, ओम। और ओम का जो साइन है वो कैसे बनाते हैं, यहां लिखना चाहेंगे, चलो यहां लिख देते हैं, जगह है यहां पे लिख देते हैं डिब्बा बना के, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अगर ओम का कोई साइन पूछे तो ओम का चिन्ह जो होगा वो क्या होगा, ये होगा, मतलब ऐसे मैथ्स में जो पाई होता है 22/7 वाला, उसका जैसे ऑक्टोपस के पैर निकले होते हैं वैसे ही मानो जी। तो क्या ये ओम का क्या है, साइन है। तो लंबाई क्षेत्रफल और उसको हमने स्थिर रखा, ताप लंबाई क्षेत्रफल। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि चालक की जो लंबाई उसको स्थिर रखा और उसका जो समानुपाती क्या करंट के किया, और V इक्वल टू आई आर, आर क्या लिखा, प्रतिरोध रखा। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या हुआ, ओम हुआ, V अपॉन आई इक्वल टू आर। ओम क्या था, एक वैज्ञानिक था। क्लियर है यहां तक। अच्छा जी, स्टार्ट करें आगे। अब प्रतिरोध के बारे में जानेंगे, प्रतिरोध क्या होता है, इरेज कर दें। अच्छा, इरेज कर दें। चालक, ताप, लंबाई आदि, और कुछ भी लिख सकते हो, दाब दूब, सब जो भी चीजें यूज होती हैं वो लिख सकते हैं इसके अंदर, कोई दिक्कत वाली। न्यूमेरिकल आपको एक बता दिया, एक न्यूमेरिकल और बता देंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए। अच्छा, अभी हम चेक करेंगे जी, अभी हम चेक करेंगे प्रतिरोध क्या होता है। प्रतिरोध इंग्लिश में बात करेंगे तो रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, आपको मैंने लास्ट लेक्चर में चर्चा करवाई थी कि जैसे ही हम परमाणुओं की बात करते हैं या किसी भी हम बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनों की बात करते हैं, तो उसमें नाभिक के पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन जुड़े होते हैं, भारी कक्षा में जुड़े होते हैं। तो उसके कारण क्या होता है, जब भी उन पर अगर बैटरी से करंट देते हैं या कभी उसमें हम चार्ज का फ्लो कराते हैं या उसको गर्म करते हैं, कैसी भी बात करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो एक अगर मान लो ये क्या है, एक चालक तार है या चालक है। ठीक है, चालक के अंदर मैंने इसके साथ बैटरी कनेक्ट कर दी, मान लो जी ये प्लास्टिक ऐसे नहीं है, पर मान लो इसके साथ बैटरी कनेक्ट कर दी। बैटरी जैसे ही कनेक्ट करते हैं, जैसे कोई सर्किट बना लेते हैं, मान लो ये चालक है, ठीक है, ये चालक है, इस चालक को मैंने क्या कर दिया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया। एक बार वापस चर्चा कर लेते हैं, ये प्लस का है, माइनस है। धारा का जो दिशा होती है वो क्या होती है, प्लस से माइनस की ओर, और इलेक्ट्रॉनों की जो दिशा होती है वो क्या होती है, माइनस से प्लस की ओर, मतलब इसके विपरीत। अगर ऐसा समझना चाह रहे हो तो ठीक है, नहीं तो ऐसा समझो कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो माइनस के होते हैं, वो किसके पास आएंगे, वो प्लस वाले बाइक के पास जाएंगे, और माइनस माइनस क्या होते हैं, हमेशा रिपल्शन करते हैं। चलो ठीक है, वो तो हमने बताया लास्ट लेक्चर में। अभी क्या होगा, जैसे धारा जाना स्टार्ट करेगी, धारा जाएगी, यहाँ पे आई धारा घूम रही है, आई धारा घूमनी स्टार्ट होगी, तो इसमें तो इलेक्ट्रॉन होंगे, इनमें क्या होगी, गति होनी स्टार्ट होगी। अब गति होने की स्टार्ट होगी, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, गति होनी स्टार्ट होगी तो एक दूसरे से क्या करेंगे, भिड़ना स्टार्ट करेंगे। भिड़ना स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, गतिज ऊर्जा क्या होगी, क्षीण होगी, मतलब गतिज ऊर्जा उनकी क्या होगी, कम होगी। जैसे आप भाग रहे हो, आप भागते भागते एकदम किसी से भिड़ जाते हो, आप भिड़ जाते हो तो आपकी क्या होती है, स्पीड स्लो हो जाती है।
स्पीड स्लो होती है कि नहीं होती? अगर इमेजिन करो कि आप पीछे ऐसे भाग रहे हो और आप पीछे मुड़ के भाग रहे हो, पीछे मुड़ के धड़म करके आगे लगते हो किसी के, अगर आपको मोटा भी लगता है किसी का, आपको किसी का शोल्डर भी लगता है, तो आपकी स्पीड स्लो हो जाती है। वैसे ही क्या करते हैं, दीवारों पे क्या क्या टकराते हैं, मतलब उसकी जो चालक की दीवारों पे क्या है, टकराते हैं। टकराने से क्या होता है, इनकी गतिज ऊर्जा में क्या होती है, कमी आ जाती है। अब ऐसे ही क्या करते हैं, दीवारों से, इलेक्ट्रॉनों से लगातार टकराते जाते हैं, टकराते जाते हैं, तो क्या होता है, इनमें एक प्रतिरोध का मतलब रुकावट पैदा होती है। क्या होती है, रुकावट पैदा होती है। तो प्रतिरोध का जो मान, प्रतिरोध का जो मोटी मोटी बात करते हैं, प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, प्रतिरोध का मतलब होता है रुकावट। प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, अगर बोले रुकावट, क्या बोलेंगे, रुकावट। तो ऐसे लिख सकते हैं, धारा के मान में रुकावट पैदा करने वाला, ठीक है, प्रतिरोध होता है। अब इसको ऐसे समझना, इसको कोई भी ऐसे मत समझना दोस्तों। इसमें क्या होता है कि प्रतिरोध कभी भी, प्रतिरोध का मान धारा से ज्यादा नहीं हो सकता। मतलब ऐसा नहीं है कि धारा 1 एम्पीयर है और प्रतिरोध 2 एम्पीयर हो जाएगा, और सॉरी 2 ओम हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। प्रतिरोध और उसके बीच में एक तालमेल बना रहता है, मतलब धारा से कम ही रहता है। ऐसा नहीं है कि ऐसा बैरियर करके ऐसे खड़ा कर देगा, इसको रोक ही लेगा, ऐसा नहीं करता। प्रतिरोध रुकावट पैदा करता है, जैसे कि हमें घर्षण चलने में हमें सहायता भी करता है, और अगर हम उसमें घर्षण ना हो तो हम चल नहीं सकते। वैसे ही प्रतिरोध रुकावट पैदा करता है, मतलब रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। रेजिस्टेंस क्या करता है, क्रिएट करता है, तो मतलब रुकावट पैदा करता है, इतनी बात है, ठीक है। तो अभी ये आपको समझ आ गया रुकावट पैदा। अब इसकी जो निर्भरता है उससे ज्यादा समझ आएगा। तो हमने आर के बारे में पढ़ लिया, आर निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, V अपॉन आई। इसके अलावा रेजिस्टेंस निकालने का हमारे पास और कोई तरीका नहीं है, रेजिस्टेंस निकालने का और कोई तरीका नहीं है। वो अगर मिलाते हैं श्रेणियां समांतर क्रम में, वो अलग बात करेंगे। आर क्या है, ओम है, V क्या है, वोल्ट है, और आई क्या है, एम्पियर है। क्लियर है? तो आर इक्वल टू V अपॉन आई हो गया। अभी इसकी बात करेंगे, अब इसकी बात करेंगे, समझ आ गई प्रतिरोध क्या है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अच्छा एक चीज और, इसके हम ग्राफ की बात कर लेते हैं, कई बार ग्राफ भी पूछ लेता है। तो अगर ग्राफ की बात करोगे, तो अगर इसको ऐसे ग्राफ की बात करोगे, V इक्वल टू अगर आई आर करेंगे, V इक्वल टू आई आर करेंगे, तो हम करेंगे V और I के बीच में अगर ग्राफ बनाएगा कोई, तो वो क्या आएगी, सीधी रेखा आएगी। वो क्या आएगी, सीधी रेखा आएगी। क्लियर है? मतलब कोई आड़ी टेढ़ी रेखा नहीं आएगी। तो ग्राफ V और I के बीच में लिखना है, V और I के मध्य ग्राफ। अब देखो, जिसको थोड़ा सा ग्राफ में प्रॉब्लम आती है, थोड़ा सा मैं नोमेनक्लेचर का नाम लिख के बता देता हूं। ये मूल बिंदु हो गया 0 1 2 3 4 1 2 3 4। अभी देखो, एक की वैल्यू बढ़ेगी तो बराबर वैल्यू बढ़ रही है। देखो बराबर वैल्यू बढ़ रही है ना, तो बराबर वैल्यू बढ़ने का मतलब क्या हुआ, थोड़ी सी लाइन टेढ़ी होगी। बराबर वैल्यू बढ़ने का मतलब क्या हो गया, कि बराबर वैल्यू बढ़ने का मतलब ये हो गया कि जितना V बढ़ना स्टार्ट करेगा उतना क्या होगा, I बढ़ेगा। और लास्ट लेक्चर में हमने ये बात, लास्ट अभी यही बात करी थी कि V के प्रोपोर्शनल क्या बढ़ता है, I बढ़ता है। क्लियर है? ये आपका ग्राफ हो गया। ये कई बार पूछ लेता है कि ग्राफ कैसे बनेगा। क्लियर है? तो आप उतार सकते हो, या इसको वो कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है? अभी प्रतिरोध की जो निर्भरता है वो हम बात करेंगे। प्रतिरोध की निर्भरता किस किस पर होती है, प्रतिरोध की निर्भरता, प्रतिरोध की निर्भरता। अभी प्रतिरोध की निर्भरता किन चीजों पे होती है, देखो प्रतिरोध की निर्भरता होती है सबसे पहले लंबाई पर। किस पे होती है, लंबाई पर। और दूसरी किस पर होती है, एरिया पर। एरिया मतलब क्षेत्रफल पर। किस पर, क्षेत्रफल पर। अब देखो दोनों से मतलब क्या है, आप एक हाईवे पे जा रहे हो, वो हाईवे की रोड बिल्कुल खाली है, हाईवे की रोड बिल्कुल खाली है, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। और वही रोड आप गली वाली रोड ले लो, आपकी रोड क्या हो जाएगी, भरी हुई है। तो आप क्या करोगे, धीमे धीमे चलोगे, धीमे धीमे धीमे। उसमें क्या करोगे, हाईवे में क्या करोगे, स्पीड से चलोगे। क्षेत्रफल का फर्क पड़ने से आपको फर्क पड़ा, क्योंकि आसपास लोग थे, एरिया हमें कम मिला, हाईवे पे एरिया ज्यादा था। लंबाई बढ़ रही है, लंबाई का फर्क क्या होता है वो समझो। अगर मैं बोलता हूं, बिल्कुल ध्यान से समझना जी, 1 मिनट का काम है, ये लंबाई है, ठीक है। आपको मैंने बोला यहां से भागना स्टार्ट करो मित्र,
आप कहोगे सर अभी भागते हैं, आप भागना स्टार्ट करोगे, आपकी कैपेसिटी है 2 किलोमीटर दौड़ना, ठीक है, और ये जो ट्रैक है वो कितना है, 10 किलोमीटर का ट्रैक है टोटल, ठीक है, 2 किलोमीटर यहां पूरा आ जाता है, आप क्या करोगे, आप हांफना स्टार्ट कर दोगे, मतलब सांस चढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। अभी आगे चलोगे 2 किलोमीटर और, फिर 2 किलोमीटर, ऐसे करते करते लास्ट में खत्म हो जाएंगे, जवाब आ जाएगा। अभी मैंने क्या बोला कि सर जब तक मेरी 2 किलोमीटर कैपेसिटी थी तो मैं भाग लिया, फिर मैंने 2 किलोमीटर भाग लिया, फिर 2 किलोमीटर फिर भाग लिया, मतलब मैंने 10 किलोमीटर भाग तो लिया पर मेरे को रुकावट आई, मेरे को क्या ही भागने में रुकावट आई। वैसे ही इन एग्जांपल से मैं आपको आपसे क्यों रिलेट करता हूं, बिकॉज हम नेचर से कनेक्ट होंगे तब हमारा काम बनना स्टार्ट होगा फिजिक्स में। अभी मैंने क्या बोला कि वैसे ही क्या होता है, अगर मान लो चालक चलना स्टार्ट करता है, चालक चलना यहां से स्टार्ट करता है, चालक को कौन बूस्ट कर रहा है, कौन एनर्जी दे रहा है, जो भी उसके साथ बैटरी लगी हुई है या कुछ भी लगा हुआ है, यहां से चलना स्टार्ट किया, अब ये चलेगा, ये भाई बंधु सब चलने स्टार्ट करेंगे। अब क्या होगा, खड़े ऐसे चलने स्टार्ट होंगे, अगर ये लंबाई इतनी होगी तो प्रतिरोध इसके अंदर होगा, इतनी होगी तो इसके अंदर होगा, अगर पूरी होगी तो प्रतिरोध क्या होगा, सभी में होगा। तो लंबाई के साथ प्रतिरोध की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती जाती है। बढ़ती जाने का मतलब क्या है, देखो एक बात समझो, अगर हम लंबाई को बढ़ा रहे हैं तो प्रतिरोध भी क्या है, बढ़ रहा है। बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि जितनी लंबाई ज्यादा करोगे प्रतिरोध बढ़ेगा, मतलब कहने का मतलब ये क्या है, जो आर की वैल्यू है, आर की जो वैल्यू है वो प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के, मतलब एक आप 2 मीटर की तार ले रहे हो, एक आप 20 मीटर की तार ले रहे हो, और आप सोचो कि 2 मीटर की तार और मैं 20 मीटर की तार में दोनों में प्रतिरोध समान हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि जो 2 मीटर में इलेक्ट्रॉन घूमेंगे वो 20 मीटर में ज्यादा घूमेंगे, नॉर्मल सी बात है। अच्छा, ये तो फर्स्ट हमारी इक्वेशन होगी। सेकंड इक्वेशन क्या है, सेकंड इक्वेशन है R प्रोपोर्शनल 1/A। अब इसको समझो, इसको समझने का तरीका क्या है, इसको तरीका ये है कि अगर एरिया को बढ़ाते जाएंगे, एक आपको इसके अंदर से निकलना है और एक आपको इसके अंदर से निकलना है, तो आप क्या कहोगे, सर इसमें आसानी से निकल जाएंगे, तो हम क्या बोलेंगे, एरिया की वैल्यू को बढ़ाने पर आर की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये बात समझते हो। अच्छा, दोनों को कंबाइन करो, आर प्रोपोर्शनल L/A, ठीक है, समीकरण 1 व 2 से क्लियर है। अच्छा, आर प्रोपोर्शनल L/A आ गया, तो आर प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो क्या आएगा, रो L/A। अब सर ये रो क्या है, अभी बताएंगे, ये रो क्या है अभी बताएंगे। अच्छा, अभी साइड में लिखते जाते हैं जो जो हमने चीजें लिखी हैं। आर के बारे में आप जानते हैं क्या है, आर तो है प्रतिरोध मतलब ओम, एल क्या है, लेंथ, लेंथ लंबाई, और ए क्या है, एरिया मतलब क्षेत्रफल, क्या है, क्षेत्रफल, और जो रो है वो क्या है, प्रतिरोधकता, इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। क्लियर है। अच्छा, क्लियर है, ठीक है। अभी कोई आपसे पूछ ले कि रो की वैल्यू निकालो, तो आप क्या करोगे, रो बराबर में RA/L, RA/L, ठीक है जी, RA/L, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो रो क्या है, प्रतिरोधकता है। इसके बाद रो की अगर आपको किसने यूनिट पूछनी है तो पूछ सकता है, ओम मीटर होती है, इसकी ओम होगी, इसकी मीटर स्क्वायर होगी और इसकी मीटर होगी, काट देंगे तो क्या आएगा, ओम मीटर आएगा। चलो दिखाता हूं, इसका मात्रक जो लिखेंगे वो क्या आएगा, देखो आर की क्या होती है, ओम होती है, एरिया की क्या होती है, मीटर इंटू मीटर मतलब मीटर का स्क्वायर, और लंबाई की क्या होती है, खाली मीटर होती है। मीटर से मीटर काटा तो इसका मात्रक क्या आया, ओम मीटर, ठीक है। तो प्रतिरोधकता की क्या होगी, प्रतिरोधकता का मात्रक क्या आ गया, प्रतिरोधकता का मात्रक जो आएगा वो क्या आएगा, ओम इंटू मीटर। क्लियर है जी। आज हम इतना ही कवर करेंगे, उसके बाद हम प्रतिरोधकता का जो वैल्यू है और प्रतिरोधकता और प्रतिरोध का ताप पर निर्भरता है वो नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे। और अभी इसको इसी में कुछ प्रॉब्लम आती है तो बता सकते हैं, पूछ सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में, अपने टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है आपको। उसके अलावा कुछ प्रॉब्लम आती है तो अपने सुझाव है जो आप हमें बता सकते हैं, ताकि हम उस पर आपके साथ डिस्कशन कर सकें।
और जो ये वाला इससे लास्ट वाला जो लेक्चर है उसको जरूर देखें ताकि इस पे आपको कुछ प्रॉब्लम ना आए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।